नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 58 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 58 का जो पहला क्वेश्चन है कि महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहे थे। तो अगर बात करें तानसेन की, तो तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में रहे थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें तानसेन की, तो तानसेन अकबर के दरबार में रहे थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि जो तानसेन है, बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो अगर बात करें तानसेन की, तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, तानसेन इनका उपनाम था। और अगर तानसेन की बात करें तो ये महान संगीतज्ञ थे और ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। देखिए, तानसेन की बात करें तो ये अकबर के नवरत्नों में आते थे। नवरत्न अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जहाँ पे तानसेन भी आते थे। अच्छा, अकबर के दरबार में सर कौन कौन से नवरत्न थे, आप ये बताइए। तो अकबर के दरबार में आपका मुल्ला दो प्याजा था, आपका राजा मान सिंह अकबर के नवरत्न में आते थे, हकीम हुकाम था, और आपका राजा टोडरमल था, आपका अब्दुल रहीम खान खाना था, फैजी था, अब्दुल फजल था, बीरबल था और तानसेन था। तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अगर बात करें अकबर की, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर के जो शासनकाल है वो कब से कब तक था। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अगर आप एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, लास्ट के 15 या 20 दिनों में भी एसपीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं या फिर हमारी क्लासेस को भी परचेज कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था। तो अकबर का संरक्षक आपको पता होना चाहिए कौन था। ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर के द्वारा 5 नवंबर 1556 कब लड़ी गई? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर के द्वारा पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि वो मुगल शासक जो अनपढ़ था, तो अनपढ़ भी कौन थे? अकबर थे भाई। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था 1562 ईस्वी में। आपका अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति है वो की गई थी 1563 ईस्वी में। और अकबर के द्वारा जो जजिया कर की समाप्ति है वो की गई थी 1564। जिसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, दातीज। क्या ट्रिक का नाम? दातीज। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति और जजिया कर की समाप्ति। तो दातीज का मतलब है आपका 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में की थी और जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। ये तीनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। बहुत बेहतरीन बात है, एक एक बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर बात करें आपका फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो की, वो कब की? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की। 1571 में फतेहपुर सीकरी को एस्टैब्लिश जिसके द्वारा किया गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। ये परीक्षाओं में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अकबर की जो आत्मकथा है, अकबर की जो आत्मकथा को जो लिखा था वो थी अकबरनामा, ठीक है, या इसको आईने अकबरी के नाम से जानता है। इसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। और एक बार पूछा गया था जो तानसेन है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। अगर दोबारा पूछा गया तो पता होना चाहिए। तानसेन जी का जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये आपको डिटेल से याद रखना है। और तानसेन को जो अकबर ने दी थी कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि। तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो दी थी वो तानसेन को दी थी। इसकी कुछ कृतियां हैं। इसकी कृतियां हैं मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ सारंग और दरबारी कहना। तो ये सारी जो आपकी, एक बार दोबारा सुन ले, इसकी प्रमुख कृतियां तानसेन की मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी और आपका मियाँ सारंग। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवाद राष्ट्रवाद नेताओं में से नहीं था। तो उग्रवादी नेताओं में से आपका जो नहीं था,
जिसको गरम दल के नेताओं में जो नहीं था वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रवादी दल का नेता नहीं था, इस बात को आपने, ये उदारवादी था, ठीक है। लेकिन आपके बिपिन चंद्र पाल, आपको मैं बता दूं एक ट्रिक आपको याद रखनी है, लाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक। तो लाल बाल पाल आपने सुना होगा, तो लोकमान्य तिलक, आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और आपका लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों कैसे थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो गरम दल है वो 1905 से आपका 1919 के बीच बहुत ही ज़्यादा उग्र हुआ था, इसलिए इसको उग्रवादी दल भी कहते हैं। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 को हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। कांग्रेस का ये सूरत अधिवेशन 23वें नंबर का अधिवेशन था। और नरम दल और गरम दल के बीच समझौता कब हुआ था, जो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 को हुआ था। तो देखिए मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई, जो कि नौजवानों के लिए एक सार्वजनिक जीवन के लिए उनको प्रशिक्षित करना था। तो 1905 में क्या किया इन्होंने, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, सभी मेरे भाई बहन, आपके ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी यूथ अध्ययन के माध्यम से, आपकी अपनी मेहनत के माध्यम से नौकरी मिल जाए। आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बने रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, माँ लक्ष्मी आपके साथ हमेशा अपना कृपा बनाए रखे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में आपका सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अच्छा सर, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी यहाँ पे एक अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है, वो था बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे है एक नाम है लोकमान्य तिलक, जिनको लोकमान्य या बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा एनी बेसेंट के साथ इन्होंने मिलकर अपनी जो है वो क्या किया था, इन्होंने जो है वो अपना कर्नाटक में जो स्थापित बेलगाम में, वहीं से इन्होंने जो होम रूल लीग शुरू किया था। तो याद रखना है, होम रूल लीग की जो इन्होंने क्या करी थी, शुरुआत करी थी किसने, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1916 में होम रूल लीग, जो कि डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे कि भैया हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए भारत में, ठीक है। और जो लाला लाजपत राय है, इनके बारे में तो आप जानते हो, इन्होंने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन गो बैक। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए इन पे लाठी भी बरसाई गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें, एक किताब है अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी जो इंडिया पुस्तक के जो राइटर हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके राइटर थे लाला लाजपत राय, ये भी याद रखना है। अनहैप्पी इंडिया के जो राइटर है वो कौन है, लाला लाजपत राय है। ऑप्शन डी के साथ हम जाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है, देखो परीक्षाओं में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था, वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम इंडिया। तो कम फ्रॉम इंडिया, मोरक्को। ऑप्शन नंबर सी, ए बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। जो यात्री इब्न बतूता है वो मोरक्को से भारत आया था। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। देखिए मेरे भाई बहन, आपको मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। सर किसके शासनकाल में और कब भारत आया था। देखिए, इसके शासनकाल में आपका 1333 से 1335 के बीच जो है वो जो आपका कौन था, इसका नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इब्न बतूता जो है वो आपका जो 1333 के आसपास भारत आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था किताब उल रहला, इसको रहला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसकी यात्रा का विवरण किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इब्न बतूता के बारे में ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये तुगलक वंश के एक शक्तिशाली राजा थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुगलक वंश के सर्वाधिक शिक्षित राजा थे, जिनको जोना खान के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है वो 1325 से, याद रखना है कब से कब तक, आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। 1325 से 1351 तक यहाँ पे शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के, और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। देखिए, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत को तो हम यहाँ पे डॉप्सन इकाई में नापेंगे। यहाँ पे दिया है डेसिबल। डेसिबल का काम क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता या उसकी प्रबलता को मापने की एक इकाई है डेसिबल। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ पे पास्कल दिया हुआ है। सर पास्कल क्या होता है ये? तो पास्कल का जो मतलब होता है, इसका उपयोग ध्वनि का जो दाब होता है उसको मापने के लिए किया जाता है, यह आपको याद रखना है। उसी प्रकार बेवर क्या है? तो अगर बेबर की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो बेबर होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत का काम क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे हमें बचाती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचा रहा है? तो वो हमारी ओजोन लेयर बचा रही है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर बात करें ओजोन लेयर के समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल वायुमंडल की वो कौन सी लेयर में पड़ता है? तो दूसरी लेयर। तो समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी लेयर है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। समताप मंडल की एक बार ऊंचाई पूछी गई थी, तो 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई होती है स्ट्रेटोस्फीयर की। और अगर दूसरा क्वेश्चन मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ये और क्या करता है? एक तो इसमें डॉप्सन इकाई मापी जाती है। ओजोन लेयर के लिए एक डे भी मनाया जाता है, ओजोन डे। तो ओजोन डे होता है 16 सितंबर को। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसेंशियल टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म? तो ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? तो ये गैस अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की जो सतह होती है, सरफेस होता है, उसको गर्म रखने के लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, आवश्यक होती है। तो हमारे वायुमंडल की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो वायुमंडल में जो है वो बहुत सारी गैसेस पाई जाती है, लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वही नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। दूसरा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा पे। सेकंड लार्जेस्ट गैस जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो ऑक्सीजन 20.95%। लगभग कभी कभार 21 आ जाएगा, गलती नहीं करनी है। आपका ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्गन की बात करूँ, ऑर्गन 0.93% आपका ऑर्गन पाया जाता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछे जाने वाली है, इसीलिए आपको इन सभी बातों को डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि अक्सर जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लें, क्योंकि एक वीडियो में 4-5 क्वेश्चन ही कवर हो रहे थे। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे समय कम रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएँ डिटेल में, और अच्छे तरीके से इनको कवर किया जाना चाहिए। तो चलिए जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज द वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो भाई हर साल जो आपका जो विश्व ओलंपिक दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 23 जून को क्या मनाया जाता है? 23 जून को जो आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका विश्व ओलंपिक दिवस। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसी दिन राष्ट्रीय लोक दिवस और विश्व ओलंपिक दिवस दोनों के दोनों आपको डिटेल से याद रखने हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर बात करें आपके कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की, सर जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले आपको मैं एक और बता देता हूँ। मैं शुरुआत से लेकर सिर्फ इंपॉर्टेंट आपको बताऊँगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासीय भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी कब मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए तब से लेकर आज तक प्रत्येक 2 साल बाद 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि वर्ल्ड हिंदी डे, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में पहला हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तब से लेकर आज तक 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अच्छा, भारतीय थल सेना दिवस कब होता है? तो भारत की जो इंडियन आर्मी है उनका थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस
नेशनल चिल्ड्रन डे, भाई ये होता है आपका 24 जनवरी। और अगर बात करें नेशनल वोटर्स डे, आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका है, जिस दिन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है उसी दिन नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी दोस्तों मनाया जाता है। तो दोनों आपको बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं, डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा मेरे भाई मेरे बहनों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस होता है 30 जनवरी। कब होता है? तो आपका शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है, परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है। तो हर एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। कोई सा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए। एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, बहुत बार बोल चुका हूँ। नेशनल साइंस डे होता है आपका 28 जनवरी। और बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। जरूर याद रखें, बेहतरीन तरीके से याद रखें, ये क्वेश्चन भी पक्का आने वाला है। तो चलिए, हाँ एक क्वेश्चन और याद रख लो यार, जाते जाते इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, भाई 6 अप्रैल को होता है। और अगर 7 अप्रैल की बात करूं, 6 के साथ 7 होना चाहिए, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो पहले खेल खेला फिर स्वास्थ्य खराब हो गया, कब की बात है? 6 अप्रैल और 7 अप्रैल की। तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए हम यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, डिटेल से कवर कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप बेहतरीन तरीके से अपना इसमें 100% दें। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत आता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आर्टिकल नंबर 54 में आती है। तो भाई देखो यहाँ तो 55 दिया है, 72 दिया है, 58 दिया है सर, तो क्या ये सही होगा? ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। जी हाँ, हम यहाँ पे नन ऑफ दीज के साथ जाने वाले हैं। हमको यहाँ पे जब दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्यों ही इसको लेंगे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से जाने वाले हैं। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल नंबर 54 के तहत आता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वैसे बात करें भारत के राष्ट्रपति की, कभी कभार बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में दे देते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति की बात करता है। कुछ इंपॉर्टेंट ही बात करता हूँ भाई। सर 55 आपने बोला ये नहीं है, इसमें ऐसा क्या है बताइए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन बाय प्रेसिडेंट, कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसा होगा। तो ये पद्धति है आपकी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, जिसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमण मत पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमण मत पद्धति, ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता, एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों अगर बात करें आर्टिकल नंबर 72, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, पार्डन, कि भाई राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है, ये बोला गया है आर्टिकल 72 में। और 58 में बोला गया है राष्ट्रपति की पद की योग्यता, मतलब कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। 57 में क्या है सर? तो पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। भैया अगर एक बार आप चुनाव लड़ते हैं तो दोबारा भी चुनाव लड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव लड़ा और दोबारा ना लड़ पाओ। तो एक बार चुनाव लड़ने के बाद दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है। ये आर्टिकल 57 यहाँ पे बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 56 की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की जाए, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। और ये सभी क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 60 में क्या दिया है सर? 60 में दिया है आपका राष्ट्रपति की शपथ, और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 60 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना भारत का, उसके जो सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो शपथ दिलाएंगे किसको? राष्ट्रपति को। और आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो ना भाई देखो, मैं इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आप इनको बहुत डिटेल से पढ़िए। वीडियो सच में अच्छी लगती है तो लास्ट में ना कमेंट बॉक्स आता है, वहाँ पे हर हर महादेव का कमेंट लिख दे। आर्टिकल नंबर 61, लेकिन 61 से पहले पढ़ेंगे 59 में है राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होगी, है ना, डिमांड क्या 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 होगी भाई यहाँ पे। 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग होता है इम्पीचमेंट बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है अगर वो किसी विदेशी देश का सुन रहा है या फिर वो संविधान के साथ छेड़खानी कर रहा है
है तो ये आर्टिकल 61 के तहत उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है, बहुत डिटेल से हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, हाउ मेनी मंडलाज आर देयर इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा की अगर बात करें तो ऋग्वेदा में जो मंडलाज है वो आपके 10 मंडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा, पर मज़ा भी पढ़ने का नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करो ऐसी कि 10 लोग बोले कि यार ऐसा पढ़ने में मज़ा आता है। जब आप मेरे को शक्ल से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जब मैं बोर्ड में पढ़ाता हूँ तो वहाँ बोलेंगे कि क्या मज़ा आ रहा है। ये तो सिर्फ 0% है भाई, पर यहाँ भी आपको बिना शक्ल देखे भी बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने का। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जो मेरी लाइव वीडियो जो लास्ट के 7 दिन होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर बात करें ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। और दूसरी बात, आपको इसमें 1028 सूक्त होता है, श्लोक है, ठीक है, और 10,580 ऋचाएँ हैं। कभी कभार ये 10,462 भी दी होती है। ऋग्वेद की बात करूं तो ये सबसे पुराना वेद है, और टोटल वेद 4 है, लेकिन सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद है जो यज्ञ आदि से संबंधित है, फिर अर्थवेद है जो कि जादू टोने से संबंधित है, सामवेद जो कि भारत के संगीत से संबंधित है, गायन से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ आया हो ऋग्वेद एंड टू ऑल जितने भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। हर हर महादेव।